हेलो हेलो। हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है तो कैसे मालूम पड़ेगा? आवाज़ आ रही क्या मेरी? आवाज़ आ रही है तो कैसे मालूम पड़ेगा? आ रही है। आवाज़ आ रही क्या मेरी? आवाज़ तो आ रही है। ऑल राइट। सो तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा क्लास फेस टू फेस स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, डेली होते हैं, आज आज का लेक्चर मैं ये बच्चों के साथ फेस टू फेस नहीं ले रहा हूं, मैं अपने घर पे ले रहा हूं। तो जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर को लाइव देखिएगा प्लीज। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं पहले जानना चाहूंगा कि बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं। बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं? ये लेक्चर में बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं? आपको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं? और जितने भी फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं वो मुझे मैसेज करके बताएं कि यस आप प्रेजेंट हैं। कौन कौन बच्चे फेस टू फेस वाले बच्चे प्रेजेंट हैं? और आप बोलिएगा सर प्रेजेंट सर, F2F प्रेजेंट सर। ओके, कुछ बच्चे तो हैं। अच्छा, बच्चों ने मुझे लगता है वो वीडियो भेज दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो, बच्चों का मुझे वीडियो भी आ गया। बच्चे हमारे क्लासरूम में ही बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मुझे ये बताओ कि हमें आज क्या करना था। आपका सबसे पहले मुझे बताओ होमवर्क क्या था। होमवर्क से याद आया, होमवर्क से याद आया कि आई थिंक कल शाम के 8 बज चुके थे और तुम लोगों के मुंह बन चुके थे। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोड़ रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस तुम एटलीस्ट देख के आना। ठीक है ना? तुम सबके मुंह बन चुके थे, मुझे अच्छे से याद है। तो बाकी तुम लोगों ने बोला था ठीक है सर, हम क्वेश्चंस बाकी के देख के आएंगे। क्या तुम क्वेश्चंस बाकी के पढ़ के आए? सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या सभी बच्चों मुझे बताओ क्वेश्चंस पढ़ के आए कि नहीं? सर क्वेश्चंस रीड करके आने थे। हर्षिका, रीड करना। यस, क्वेश्चंस आपको रीड करके आने थे। आई एम मिसिंग द फेशियल एक्सप्रेशंस राइट नाउ ऑफ माई फेस टू फेस बैच स्टूडेंट्स। मैं उनको बहुत याद कर रहा हूं, मतलब मुझे इतना याद आ रही है उनकी कि अरे यार, सामने चेहरे दिखते हैं ना, चेहरे देख के समझ में आता है कि हाँ यार कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। सो आई एम मिसिंग दैट। अगर हो सके तो अपने वीडियो से अपना चेहरा रिकॉर्ड करके बता दो कि हाँ तुम करके आए हो कि नहीं। एनीवेज, यस, सो आपको रीड करके आना था। ऑल राइट, आपको ये रीड करके आना था। तो रीड किया कि नहीं किया आपने? जल्दी बताओ, रीड किया कि नहीं? रीड किया कि नहीं? बच्चे लोग देखो मेरे को वीडियो कॉल लगा रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे ही वीडियो कॉल पे लगाना शुरू कर दिया। मतलब वाह, क्लास चल रही है, क्लास के बीच में वीडियो कॉल लगाया जा रहा है कि देखो सर हम तो डायरेक्ट आपको फेस दिखा देंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करें
और डायरेक्ट यूट्यूब के चैट पे रिप्लाई करें, मुझे ना दो दो अलग अलग फोन पे फिर देखना पड़ेगा। यस सर कर लिया, ठीक है, रीड करना था, यस सर कर लिया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता दूं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर चुके थे। ऑलराइट, हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद अब हमें आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ऑलराइट, हमें आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, अभी हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। चलिए, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर लिमिटेड for the year ended 31st March 11, you came across the following information. State with reasons how would you deal with this in the financial statements. आपके सामने एक सिचुएशन आई है, the company invested rupees 100 lakhs in April. अब ध्यान से डेट देखिए, 31st मार्च 2011 दिख रहा है, 31st मार्च 2011 दिख रहा है, ठीक है ना। 31st मार्च 2011 के ईयर एंडिंग में हमें इसका क्या इफेक्ट देना चाहिए, और ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट हुआ अप्रैल में, मतलब मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट किया गया। फिर से बोल रहा हूं, ईयर एंडिंग है मार्च 11, जबकि इन्वेस्टमेंट कब हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ मार्च के बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी। 100 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ, हमने किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए 100 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। डूइंग सिमिलर बिजनेस, द नेगोशिएशन फॉर विच हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसके नेगोशिएशंस भी स्टार्ट हो चुके थे। यार चल क्या रहा है, मतलब ईयर एंडिंग 31 मार्च खत्म हो गया, ईयर एंडिंग 31 मार्च खत्म होने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके नेगोशिएशन भी आपने स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने उसका नेगोशिएशन भी करंट ईयर में स्टार्ट किया। तो आपको क्या लगता है, ये जो इवेंट है, पहली बात तो सच बताऊं, ये इवेंट है ही नहीं, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। आपने किसी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अप्रैल में ट्रांजैक्शन किया, ये कोई इवेंट थोड़ी हुआ, इवेंट कोई घटना थोड़ी घटित हुई, हमने तो सिंपल सा एक ट्रांजैक्शन किया है। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, अगर मैं इसको लिंक करूं हमारे दूसरे क्वेश्चन से, हमारे कल के अमिताभ वाले क्वेश्चन से, आपको याद होगा कल हमने आखिरी में लास्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें अमिताभ ने 28 फरवरी को एग्रीमेंट टू सेल कर दिया था, जबकि सेल डीड रजिस्टर हुई थी मार्च के बाद। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हां, ट्रांजैक्शन तो पहले ही हो चुका था, पर मार्च के बाद इवेंट क्रिएट हुआ। यहां पर इस क्वेश्चन में मार्च के बाद इवेंट क्रिएट हुआ। क्या इवेंट क्रिएट हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है मार्च के बाद। जबकि अगर आप मुझे जवाब दीजिएगा, आप लिख के प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, या फिर चलो मैं आपको अलाउ करता हूं, एटलीस्ट फेस टू फेस स्टूडेंट्स को अलाउ करता हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिप्लाई कर सकते हो थ्रू वॉइस नोट। यस, यू कैन यूज योर वॉइस नोट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 में, साला क्वेश्चन नंबर 4 में 31 मार्च से पहले कुछ भी हुआ है क्या? ट्रांजैक्शन, मेन ट्रांजैक्शन ही अप्रैल में हुआ है, जिसके नेगोशिएशन भी इसी अप्रैल वाले ईयर में स्टार्ट हुए। मतलब मार्च से पहले, मतलब मार्च तक आपने कोई नेगोशिएशन भी नहीं किया, आपने कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं किया, तो फिर मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी क्या? मुझे बताओ, मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती होगी क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं ये बोलूं, चलो अगर तो मैं बाद में बोलूंगा, मैं वो केस चेंज करने का सोच रहा था, पर मुझे आप सबसे पहले यहां पर मुझे जवाब दीजिए, सभी बच्चे मुझे यहां पर जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए, ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए कि नॉन एडजस्टिंग? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर का मतलब क्या होता है, एडजस्टिंग कि नॉन एडजस्टिंग? ये आनंद ये वही है ना, वो कल के एग्जाम्पल वाला जो डेटर था, जो 8 करोड़ खा के भाग गया युगांडा, ये आनंद वही है मेरे हिसाब से। सो पॉइंट ये कहता है कि नेगोशिएशन भी करंट ईयर में स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट भी करंट ईयर में हुआ,
तो 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? द आंसर इज नो। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ये वो होगा टिकटॉक वाला, सॉरी टिकटॉक मतलब वो जो आंसू निकाल रहा था, वो तुम्हारा मुझे नाम नहीं पता। तो पॉइंट ये है, वो दाढ़ी दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला। तो क्या आंसर है? अपन चलो आंसर पढ़ें। यस सर, नॉन एडजस्टिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी मुझे रिप्लाई करके बताएंगे। ध्यानेश्वरी नॉन एडजस्टिंग, वेरी गुड। सेजल नॉन एडजस्टिंग, वेरी गुड। ब्रांड पाटिल, ब्रांड पाटिल, ये कैसा नाम होता है? यस सर। चलो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हर्षिका, events occurring after the balance sheet date as those significant events both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved. Financial statements are approved by the approving authority. नॉन एडजस्टिंग, सभी बच्चे बोल रहे हैं नॉन एडजस्टिंग। रूशान ने बोला, अच्छा ये है ब्रांड पाटिल, ओके। ये आदमी का नाम क्या है ब्रांड पाटिल का? हाँ, देखो हम फेस टू फेस क्लास में नहीं भी है तो भी अपन फेस टू फेस ऐसा माहौल बना सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू यूट्यूब। देखो मतलब यही अपनी अच्छी बात है। Accordingly, the acquisition of another company is an event occurring after the balance sheet date. However, no adjustment to the assets and liabilities is required as the event does not affect the determination and condition of the amount stated in the financial statements. The disclosure should be made in the report of approving authority of those events occurring after the balance sheet date that represent material change and commitment affecting the financial position of the enterprise. The investment of rupees 100 lakhs for the acquisition of another company should be disclosed in the report of approving authority. मैं इसमें आपको आंसर थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा, आपको मेरे साथ आपको कॉपी में इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना? मेरा एनालिसिस यहां पर क्या कहता है? पहली बात तो ये कोई इवेंट ही नहीं है। इस आंसर में उन्होंने बोला है कि ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नो डाउट यहां पर इवेंट ही नहीं होता, क्योंकि इवेंट मतलब कोई ऐसी घटना घटित हुई। यहां पर घटना थोड़ी हुई, यहां तो एक सिंपली एक ट्रांजैक्शन हुआ ईयर एंडिंग के बाद, जिसका कोई रेलेवेंस ईयर एंडिंग पे नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस ईयर एंडिंग पे नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसका हमें डिस्क्लोजर AS4 के हिसाब से करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या करें? हाँ, फिर ऐसे केस में मैं आपको एक पॉइंट पढ़वाता हूं, आपको याद होगा ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला, ये जो अंडरलाइन वाला पॉइंट, यहां से sometimes events occurring after the balance sheet date which do not affect the figures stated in the financial statements would not normally require disclosure in the financial statements, although they may be of such significance that they may require a disclosure in the report of approving authority to enable the users of financial statements to make proper evaluation and decision. यहां पर ये वाला पैराग्राफ लिखने की नीड आ रही है। पता है क्यों ये वाला पैराग्राफ लिखने की नीड इसलिए आ रही है? क्योंकि पहली बात तो 31 मार्च के बाद आपने नेगोशिएशन स्टार्ट किया किसी एक कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, और 31 मार्च के बाद आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट करना इज अ सिंपली अ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट एन इवेंट, इट इज सिंपली एन ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? नाउ इफ दिस इज अ ट्रांजैक्शन, that means you can say कि it is a non adjusting event जिसका कोई रेलेवेंस 31 मार्च से नहीं है, और you can say कि AS4 में यह आना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको इसका डिस्क्लोजर देना है, आपको ऐसा लगता है कि डिस्क्लोजर देना जरूरी है, मटेरियल है, पहली बात तो इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको इसका डिस्क्लोजर देना है तो आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आप इसका डिस्क्लोजर दे सकते हो, क्योंकि उसका इतना सिग्निफिकेंस है, मैनेजमेंट को लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है। तो अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में अपन इसको अपन रिपोर्ट कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मुझे बताइए आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर हम थोड़ा सा इसके आंसर को बदलेंगे, हम इसके आंसर को लिखेंगे, यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं आंसर लिख रहा हूं। इन द अबव केस आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। इन द अबव केस 100 lakhs है कि करोड़ से? 100 lakhs, 100 lakhs इन्वेस्टमेंट is made in April 2011
and the negotiations also started in same year. This is simply a transaction and not event. This is simply a transaction and not event. The question is whether its impact should be disclosed or adjusted in the year ending 31st March 2011. In the year ending 31st March 2011. आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, जल्दी बताओ. Question is whether its impact should be disclosed or adjusted in the year ending 2011 or not. Or not. It should not be. It should not be. Very good. It should not be adjusted or disclosed in financial statements ending 31st मार्च. अब आप इस लाइन के बाद, इस वाले पैराग्राफ के बाद आप तीसरा ये वाला पैराग्राफ नोट कर लीजिए, ये वाला येलो वाला, कि sometimes some events or some transactions occurring after the balance sheet date which do not affect the figures stated in the financial statements would not normally require disclosure in the financial statements, although they may be of such significance that they may require a disclosure in the report of approving authority to enable the users of financial statements to make proper evaluation and decision. Therefore, it should be disclosed in the report of approving authority. बस ये पैराग्राफ लिख के और नीचे लिख दीजिएगा therefore it should be disclosed in the report of board of directors. That's it. आप अपना आंसर खत्म कर दीजिएगा. आशीष खंडेलवाल लिख रहे हैं, हर्षिका खंडेलवाल लिख रहे हैं. वेरी गुड. सर करण आवाज कर रहा है. करण आवाज कर रहा है, क्यों भाई करण, क्या हो गया? तू अपनी जगह पर नहीं बैठा है क्या? तूने अपनी जगह चेंज कर दी क्या? या तूने वो अपने वो 3 बंदरों के साथ अपना वापस से बैठ गया तू? करण मैं बता रहा हूं, वो 3 बंदरों के साथ मत बैठ. वो 3 बंदर तो अपना अपना पढ़ाई कर लेंगे, तेरे को पढ़ाई नहीं करने देंगे वो. तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपको वो 2 पैराग्राफ्स के बाद आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है? ऑल राइट, यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अरे टेलीग्राम पे जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे को ना क्लास खत्म होने के बाद या फिर अभी ऐसे ही मुझे ना अपने नाम के साथ रिप्लाई करना अभी, ताकि मैं तुम लोगों का नंबर सेव कर लूँ. ऐसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन रिप्लाई कर रहा है. सिर्फ मुझे समझ आया कि एक आनंद का रिप्लाई समझ में आ रहा है क्योंकि उसके नाम पे उसके साइड में आनंद लिखा हुआ है. बाकी मुझे किसी का भी रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा. सभी लोगों ने अपने अजीब से नाम बना के रखे हैं, वो एंजल प्रिया टाइप. किसी ने ब्रांड लिख के रखा है, किसी ने वॉरियर लिख के रखा है. हाँ ठीक है, हो गए तुम वॉरियर यार, मतलब पर अपनी रियल
रियल आइडेंटिटी तो बताओ। हाँ, रूशान का नंबर सेव है मेरे पास। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये वाला नंबर क्लियर, ये वाला आंसर सबको क्लियर है कि नहीं? इसमें अगर कोई डाउट पूछना तो डाउट पूछ लो। वॉरियर का नाम है गिरीश। अच्छा गिरीश, अब याद आया कि कौन है भाई साहब ये। ठीक है, ये वॉरियर है गिरीश। गिरीश इंटर एडवांस अकाउंट्स May 22, एप टू एप, फेस टू फेस। ठीक है, हाँ बेटे हाँ, वॉरियर। चलो, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 डन। किसी को क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डाउट पूछना तो पूछ लीजिए। किसी को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट पूछना तो पूछ लीजिए। स्पेशली मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूंगा जो क्लास में आमतौर पर डाउट पूछते रहते हैं। करण डाउट पूछता रहता है, तो करण कोई डाउट है कि नहीं? स्वाति वो आगे, सबसे आगे बैठती है बैच में, वो स्वाति डायरेक्ट एंट्री वाली, शायद वो जिसने मेरी कंप्लेन कर दी थी प्रशांत सर को। डाउट पूछना है तो पूछ ले बेटा स्वाति। और कौन डाउट पूछता है? वो गायत्री डाउट पूछते है, वो पीछे वाली, वो 3 बंदर में से 1 बंदर। किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? ओके, करण को कोई डाउट नहीं है, स्वाति को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फेस टू फेस ना होते हुए भी मैं आपके साथ फेस टू फेस वाला माहौल क्रिएट कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सर घर आ जाएं क्या आपके पास? बिल्कुल आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ये लो लोकेशन, ले लो लोकेशन, ये मेरा करंट लोकेशन ले लो, ये मेरा करंट लोकेशन दे दिया मैंने तुम लोगों को। आ जाओ घर, आ जाओ, सब आ जाओ घर। मस्त मिलके अपन छत पे चलेंगे, अपन बढ़िया क्लास छत पे लेंगे अपन आज। वो पुराने तरीके से जो क्लास लेते थे ना, टेबल लगा के किसी की एक कॉपी में, याद है तुम लोगों को बचपन में अपन ट्यूशन क्लास कैसे जाते थे? वो टीचर अपने को कोचिंग क्लास में, अपने को टीचर वो टेबल के इर्द गिर्द बिठा देते थे, किसी एक की कॉपी मांगते थे। अपन सोचते यार अपनी कॉपी ले ले ताकि अपने को करना ना पड़े। बढ़िया, मैं कॉपी पे सिखाऊंगा तुम लोगों को, वो पुराना जमाना। आ जाओ घर, आ जाओ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ए लिमिटेड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ए लिमिटेड कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 30th जून। याद रखिएगा, ईयर एंडिंग 30th जून है, ईयर एंडिंग 30th जून है, ईयर एंडिंग 30th जून है। ए लिमिटेड कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 30th जून 2011 and the accounts for that period were considered and approved by the board of directors on 20th of August। ठीक है, तो टाइमलाइन अगर बनाए तो 30th जून जो है वो ईयर एंडिंग है, और अप्रूवल हो रहा है 20th ऑफ अगस्त को। तो ये वाला जो पीरियड है, ये पीरियड अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है। ठीक है, द कंपनी वॉज एंगेज इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी। एक कंपनी है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला। ऑयल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, जैसे शेल, जैसे भारत पेट्रोलियम, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए एक पाइप बिछाना है, मुझे लेइंग ऑफ पाइपलाइन, मुझे एक पाइपलाइन डालनी है मुझे, ठीक है ना, मुझे पाइपलाइन डालनी है जमीन के नीचे से, डीप बीनीथ द अर्थ, जमीन के नीचे से मुझे पाइपलाइन डालनी है।
जमीन के नीचे से मुझे पाइपलाइन डालनी है। सबको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कंपनी से, एक ऑयल कंपनी से, कि मुझे उनके लिए एक पाइपलाइन डालनी है जमीन के नीचे से। वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क, बोरिंग करना पड़ता है। ऑन 1 सितंबर, डेट देखो, डेट 1 सितंबर, it had made a rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 lakhs, extra cost to the tune of, साला ऐसी की तैसी हुआ ये कि फर्स्ट नाइन को सरप्राइजिंगली हमें लगा कि यार यहां तो एक रॉकी सरफेस है, रॉकी सरफेस, जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं था। अब उस रॉकी सरफेस को हटाने के लिए इट वॉज इसमें टू एक्स्ट्रा कॉस्ट हाँ, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी 80 लाख रुपीस की। अब सोचो पॉइंट क्या है, पॉइंट कुछ ऐसा है कि मैंने ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया पाइपलाइन बिछाने के लिए, ऑयल कंपनी को मैं पाइपलाइन बिछा के दूंगा। तो डेफिनेटली जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा तो मैंने उनको एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। मैंने उनको अपना बता दिया होगा कि भाई मैं आपका 100 करोड़ रुपए में काम कर दूंगा, मैं आपका 1000 करोड़ में काम करूंगा, मैं आपका 500 करोड़ में काम करूंगा, मैं आपका 5000 करोड़ में काम कर दूंगा। मतलब बेसिकली मैंने उनको ऑलरेडी एक फिक्स प्राइस दे दिया होगा अपना एस्टिमेट करके। सब कहानी अच्छी चल रही थी, हमारा ईयर एंडिंग हुआ, ईयर एंडिंग के बाद 30 यह हमारा ईयर एंडिंग है, ये हमारा ईयर एंडिंग हुआ और यहां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव भी हो गए। 1/9 को अचानक से जो बोरिंग हम कर रहे थे, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के लिए हमें बोरिंग करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा ना, एक रॉकी सरफेस मिला जिसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई 80 करोड़ की। 80 करोड़ है क्या है, 80 लाख की, 80 लाख रुपीस की एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई। उसमें हमारी टेंशन आ गई कि अरे बाप रे, इसका तो सोचा ही नहीं था। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया है। अब कौन सा वो घंटा साला ये तुम हमें रीइंबर्स करोगे, मतलब ये तो हमारा नुकसान हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग ये हमारा नुकसान हुआ ना। मेरी बात आपको सबको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि मैं बस ऐसे ही बकबक करता जा रहा हूं? मैं बकबक करता जा रहा हूं कि तुम लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑयल कंपनी के साथ ऑलरेडी हो चुका है, लेटेस्ट से 100 करोड़, ठीक है ना। मैं तुमसे 100 करोड़ रुपए लूंगा। मैंने ये रॉकी वॉकी सरफेस का कुछ सोचा ही नहीं था। अचानक से ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई 80 लाख रुपीस की, तो ये तो मेरे मत्थे चढ़ गई ना, ये तो मेरे मत्थे चढ़ गई। ये मेरे को वो ऑयल कंपनी थोड़ी रीइंबर्स करेगी, मेरे को ये ऑयल कंपनी थोड़ी रीइंबर्स करेगी। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये तो मेरा नुकसान हुआ, मुझे इसको नुकसान को अपनी बुक्स में नोट करना पड़ेगा, है ना। ऑयल कंपनी मुझे रीइंबर्स नहीं करेगी। यस, वेरी गुड, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑयल कंपनी मुझे रीइंबर्स करेगी नहीं, ये 80 लाख मेरे मत्थे चढ़ गए, तो इसका मतलब मुझे इस 80 लाख को प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, ये मेरा नुकसान है। द थिंग इज कि क्या मैं इसको इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मानूं कि नहीं मानूं? हमारा जो पीरियड होता है AS4 के अकॉर्डिंग, वो पीरियड तो ये होता है, AS4 के में तो पीरियड ये वाला आता है। क्या बोल रहा है? You are required to state with reasons how the event would be dealt with in the financial statements for the year ending 30th June। वो कह रहा है 30th जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे इसको डिस्क्लोज या एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ, डिस्क्लोज या एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, गिरीश वो तो पता है, पर ये वाला जो इवेंट है, क्या ये इवेंट आपके AS4 के डेफिनेशन में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जवाब सबसे पहले मुझे ये दीजिए, सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए कि ये इवेंट आपका AS4 की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर एस्केलेशन, एस्केलेशन क्या? मैं समझा नहीं, एस्केलेशन मतलब क्या? एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर होता तो डेफिनेटली यहां बोला जाता। एस्केलेशन तो तब होता है जब हमने पहले से ही बोल दिया हो कि भाई अगर आगे कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हुई तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। यहां कोई एस्केलेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यहां पे एस्केलेशन क्लॉज है ही नहीं।
तो एस्केलेशन क्लॉज के बारे में तो सोचना मत। तो अब तुम लोगों को यह देखना है कि ये जो रॉकी सरफेस का मिलना हमें हुआ, ये घटना तो हुई, क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कि ये इवेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? द आंसर इज कि ये इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल के बाद हमें मिला है, तो ये इवेंट तो AS4 में आता ही नहीं है। जब ये इवेंट AS4 के बाहर हो गया तो फिर तो पॉइंट ही नहीं बनता 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको एडजस्ट करना या फिर डिस्क्लोज करना। किसी भी तरीके से हम उसको 30 जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट या डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अप्रूव हो चुके हैं, पर सर इसका सिग्निफिकेंट रेलेवेंस तो है ना, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में दे दो, वही वाला पॉइंट, वही येलो वाला पॉइंट। समटाइम्स इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट व्हिच डू नॉट अफेक्ट द फिगर्स स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना आपको एडजस्ट करने की जरूरत है, ना आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, क्योंकि ये इवेंट टेक्निकली AS4 के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। दे विल नॉट रिक्वायर, देखो क्या लिखा है, वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर द डिस्क्लोजर, ना ही इसका हमें डिस्क्लोजर करने की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो क्या करें ऐसे केस में? अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो वो रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्क्लोज कर सकते हैं। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? वंस अगेन मैं बोलूंगा, ये वाला जो येलो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके इस क्वेश्चन का आंसर का पार्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? तो पहले अपन आंसर पढ़ते हैं, इनका आंसर क्या है, फिर अपन अपने आंसर के बारे में बात करेंगे। AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date, event occurring after the balance sheet date as significant event, both favorable, unfavorable, but that occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved by the board of directors in case of a company. पहला इन्होंने स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया, आपको भी यही लिखना चाहिए। इन्होंने इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन लिख दी, जो कि इन्होंने बहुत सही लिखा। हमें भी अपने आंसर में सबसे पहले तो यही फॉल हो रहा है ना कि ये इवेंट है भी कि नहीं है, AS4 में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस, हमें इसको अपने आंसर में सबसे पहले प्रोविजन तो ये लिखना पड़ेगा कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता कौन सा इवेंट है, वो कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में फॉल होता है। द गिवन केस इज डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड डेफिनेशन। इन दिस केस the incidence which was expected to push up the cost became evident after the date of approval of accounts. So it is not an event occurring after the balance sheet date. However, this may be mentioned in the however this may be mentioned in the report of approving authority. मैं आपको बोलूंगा कि ये आंसर इनका बिल्कुल सही है, बट एडिशनली सिर्फ ये लिखना दिस मे बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, उसके बजाय आप अगर ये येलो वाला लिख के आ जाओ, कौन सा, ये वाला, कि समटाइम्स इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट व्हिच डू नॉट अफेक्ट द फिगर्स स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, ऑल्दो दे मे बी ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट दे रिक्वायर अ डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी टू इनेबल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक द प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड डिसीजंस। तो आप ये लिख के आओगे और लास्ट में लिख के आओगे कि दिस शुड बी और दिस मे बी डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बट दिस इज नॉट एन इवेंट एज पर AS4। मुझे बताओ आंसर समझ में आया कि नहीं? मैं बार बार आपको इस येलो पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, तो आप इसका रेफरेंस कैसे देंगे? बेटा, आप इस पॉइंट का रेफरेंस कैसे देंगे? मैं इसको लेके जा रहा हूं, वेरी गुड। समटाइम्स इवेंट्स अकरिंग, पेज नंबर 1.3। वाह वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया निधि, सही 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 सही। यहीं पर आप ऐसा लिख दो, समटाइम्स इवेंट्स, पेज नंबर क्या था, कौन सा, 1.3। यस, वेरी गुड। समझ आया कि नहीं? अच्छा, मेरा यहां पर आपसे सवाल है, अगर रॉकी सरफेस, तुम ही क्वेश्चन पूछ लो यार, मतलब मैं पूछ लूं अच्छा लगता है क्या? तुम ही पूछ लो क्वेश्चन। अगर ये रॉकी सरफेस इधर नहीं मिलता,
और इधर मिलता, यहां पर रॉकी सरफेस मिलता, यहां पर अगर ये रॉकी सरफेस मिलता तो क्या करते? अगर ये रॉकी सरफेस यहां पर मिलता तो क्या करते? चलो अब बताओ। तो ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट AS4 के अकॉर्डिंग आ रहा है, AS4 के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, वेरी गुड, है ना, AS4 के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो अगर ये रॉकी सरफेस यहां मिलता तो क्या करते? एडजस्टिंग इवेंट की नॉन एडजस्टिंग इवेंट विद इन द अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ वो तो ठीक है, एडजस्टिंग होता कि नॉन एडजस्टिंग होता? रूशान कह रहा है एडजस्टिंग होता, सृष्टि कह रही है एडजस्टिंग होता, मोहित कह रहा है एडजस्टिंग होता, मोहित कह रहा है एडजस्टिंग होता। तो जल्दी बताओ एडजस्टिंग होता कि नहीं होता? एडजस्टिंग होता कि नहीं होता? एडजस्टिंग, रीजन क्या है एडजस्टिंग बोल रहे हो? रीजन क्या है एडजस्टिंग इवेंट होने का? आशीष खंडेलवाल बोल रहा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हर्षिका खंडेलवाल, आशीष खंडेलवाल, हर्षिका खंडेलवाल, तुम दोनों सेम फैमिली से हो क्या? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, भाई बहन हो क्या? निधि कह रही है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। चलो मुझे सोच के बताओ, मुझे 2 मिनट सोच के बताओ, मैं आता हूं, मुझे 2 मिनट सोच के बताओ, मैं आता हूं। यस बोलिए, ये एडजस्टिंग इवेंट होगा कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा? बोलिए, एडजस्टिंग इवेंट कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, हम सेम फैमिली से नहीं है। एडजस्टिंग अगर वो टेंडर बैलेंस शीट डेट से पहले लिया होगा। नहीं बेटा ये रीजन नहीं हो, टेंडर तो बैलेंस शीट डेट से पहले लिया है। टेंडर का लेना, रॉकी सरफेस का मिलना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, नहीं 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 नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे तो आप लिंक नहीं कर सकते हो, नहीं। मान लो टेंडर तो बैलेंस शीट डेट से पहले ही लिया है, टेंडर तो बैलेंस शीट डेट से पहले ही लिया है, जल्दी बोलो। हर्षिका सर कोई कंडीशन ऐसे हुई ही नहीं है जो बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट कर रही हो, दैट्स वाई नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि रॉकी सरफेस का अचानक आया है, बिकॉज इट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड वी डोंट हैव द सर्कमस्टांसेस एट बैलेंस शीट डेट। पर एक बात बोलूं, तुम्हें रॉकी सरफेस मिला बैलेंस शीट डेट के बाद, पर जमीन के अंदर रॉकी सरफेस तो पहले से ही होगा ना। मैं फाइनल आंसर पे नहीं आया हूं, मैं अपने कंक्लूजन पे नहीं आया हूं। कोई व्यक्ति आंसर ये बोल सकता है कि सर हमें ये रॉकी सरफेस मिला बैलेंस शीट डेट के बाद, पर ये रॉकी सरफेस तो सालों से पहले से ही पड़ा होगा ना, मतलब 30 जून को भी तो रॉकी सरफेस रखा होगा ना, वो तो हमने एस्टिमेट नहीं किया। ये एक वैलिड पॉइंट है, सोच के बताओ, ये एक वैलिड पॉइंट है। आपने मेरी बात सुनी? कि भाई वो पत्थर था, वो जो जमीन के अंदर पत्थर है, वो पत्थर तो 30 जून को भी होगा ना,
मतलब बैलेंस शीट डेट पर सर्कमस्टांसेस तो एग्जिस्ट कर रहे थे कि पत्थर है, पर हमें फाइंड आउट नहीं हुआ। ये तो वही हुआ, फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। याद है कि नहीं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट, कि फ्रॉड तो पहले से ही हो चुका था, 31 मार्च को हमें नहीं मालूम पड़ा, मालूम हमें बाद में पड़ा। सर एडजस्टिंग इवेंट होगा क्योंकि रॉकी सरफेस तो पहले से रहा होगा, बट हमने डिटेक्ट बाद में किया, इसलिए एडजस्टिंग होगा। वेरी गुड। आपका नाम क्या है जिन्होंने वॉइस नोट भेजा है? जिन्होंने वॉइस नोट भेजा आपका नाम क्या है? मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अगर आपको रॉकी सरफेस यहां मिलता है तो मेरा व्यू कहता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए, एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए कायदे से, क्योंकि रॉकी सरफेस कोई नया नवेला नहीं आ गया कि मतलब भगवान ने ऐसे आशीर्वाद देके ए रॉकी सरफेस आ गया, ऐसा नहीं था। रॉकी सरफेस तो पहले से ही था ना यार। अस्मित भगत। अस्मित, अस्मित, वेरी गुड अस्मित। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बाकी किसी को अगर डाउट हो तो मुझसे पूछो। और ये एक सेपरेट केस स्टडी अपने कॉपी में लिख लो। मतलब ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये तो इवेंट ही नहीं है, अब मैंने आपको केस बदल दिया, तो या तो बुक में ही अलग से साइड में लिख दो कि सर ने ये केस बदल दिया हमारे सामने, और ऐसे केस में अगर रॉकी सरफेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल से पहले मिला है तो मेरा व्यू पर्सनली कहता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए, क्योंकि रॉकी सरफेस वॉज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट ऑल्सो। पत्थर तो बैलेंस शीट डेट पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, हमें नहीं पता चला। यहीं पर आप सोचो कि अगर हम 30 जून से पहले हमें टेंडर मिल चुका है, 30 जून से पहले हमने बोरिंग करना शुरू कर दिया, खुदाई करना शुरू कर दिया, खुदाई करना शुरू कर दिया, और 30 जून से पहले अगर हमें ये रॉकी सरफेस मिल चुका होता तो तुम 30 जून से पहले इसका लॉस को प्रोवाइड कर चुके होते ना। अब वो तो तुम्हारी टाइमिंग की बात है कि तुम उसको 30 जून से पहले फाइंड आउट नहीं कर पाए, तुम उसको 30 जून के बाद फाइंड आउट कर पाए। ये तो समय समय की बात है, टाइमिंग की बात है। ठीक है, क्लियर? बोलिए। सो इन माय व्यू ये एक एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए अगर रॉकी सरफेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल से पहले मिला। आपके कोई जवाब सवाल नहीं आ रहे, आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है, आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? या स्टिल अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन गया क्योंकि ये रॉकी सरफेस मैंने अगर जिसमें अगर मैंने इसमें केस चेंज करवा दिया, अब ये इंपॉर्टेंट बन गया, अब ये इंपॉर्टेंट बन गया। बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे। एनीवेज, नो रिप्लाई विल बी कंसीडर्ड एज कि समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया था, पढ़ के आए थे क्या? पढ़ने को तो मैंने सारे क्वेश्चंस बोले थे। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बोलो। पढ़ के आए क्या? While preparing its final account for the year ended 31st March, company made a provision for bad debts at the rate of 5% of the total debtors. In the last week of the Feb, a debtor of rupees 2 lakh has suffered heavy losses due to earthquake. अरे यार वो एग्जाम्पल आनंद वाला, The loss was not covered by the insurance policy. आपके डेटर को नुकसान हुआ बिजनेस में, उससे आपको कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियसली यस,
मेरे डेटर को उसके बिजनेस में नुकसान हुआ तो मुझे प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि मेरा पैसा अटका हुआ है, मेरा पैसा अटका हुआ है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये चीज मुझे किस दिन मालूम पड़ गई? फरवरी में उस बेचारे को हैवी लॉसेस हुए ड्यू टू अर्थक्वेक, और उस भाई साहब ने इंश्योरेंस भी नहीं करवा के रखा। फरवरी में घटना घटित हो चुकी है। इन अप्रैल द डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट, डेटर में अप्रैल में वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। बताओ, उसका इंसॉल्वेंट होना इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इट इज जस्ट एन एविडेंस, इट इज जस्ट एन एविडेंस। ये तो पहले से ही समझ में आ रहा था, 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कि उसको हैवी लॉसेस हुए हैं। दैट मीन्स कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। हमें बैलेंस शीट डेट पर 100% प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। हमने अभी तक 5% क्रिएट करके रखा है, रिमेनिंग 95% क्रिएट कर लो, या तो आप बैड डेट क्रिएट कर लो, दोनों में से कोई एक। या तो आप 95% रिमेनिंग प्रोविजन क्रिएट कर लो, या तो आप पूरा 5% प्रोविजन को रिवर्स करने के बाद आप 100% बैड डेट बना दो। समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसका आपको आंसर नहीं पढ़वाऊंगा। आई पर्सनली बिलीव कि ये क्वेश्चन इजी है, और ऐसा क्वेश्चन हम पिछला लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? और लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, हैड द अर्थक्वेक टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च देन मेयर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर AS4। बात तो सही है। अगर ये क्वेश्चन बदल दे, बोल दे कि अर्थक्वेक ही 31 मार्च के बाद हुआ, तो 31 मार्च से पहले तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी 31 मार्च तक। मेरा डेटर बढ़िया अच्छा खासा सब चल रहा था उसका जानदार, 31 मार्च तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। 31 मार्च के बाद अर्थक्वेक अकर हुआ, उसको नुकसान हुए, 31 मार्च के बाद सब कुछ हुआ। तो ऐसे केस में इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो है, बट ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पॉइंट, येलो पोर्शन इंपॉर्टेंट है आंसर का। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? ये साले तुम लोग पीछे टीवी पे मुड़ के देख रहे हो क्या रे? तुम पीछे टीवी पे मुड़ के देख रहे हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। टीवी में मैं क्या ज्यादा अच्छा दिख रहा हूं? हैं, बड़ी स्क्रीन पे वो पर्दे पे अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? मैं पर्दे पे फीका फीका लग रहा हूँ, पुराना पुराना, और टीवी पे नया नया दिख रहा होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, राज ऑन ड्यूरिंग द ईयर 11-12, ड्यूरिंग द ईयर 11-12, ड्यूरिंग द ईयर 11-12, नालायकों पढ़ लो, जिंदगी में पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो नालायकों, पढ़ लो, कुछ हासिल नहीं होगा बिना पढ़े। ड्यूरिंग द ईयर 11-12, राज लिमिटेड वॉज सूड बाय अ कॉम्पिटिटर फॉर ₹15 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क चुरा लिया मैंने, राज लिमिटेड ने कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क चुरा लिया, जिसके कारण कॉम्पिटिटर ने राज लिमिटेड के ऊपर 15 लाख रुपीस का केस, कॉम्पनसेशन केस फाइल कर दिया। Based on the advice of the legal counsel of the company, Raj Limited provided a sum of ₹10 lakh in its financial statement for the year ended 31st March. अच्छा, मैंने ट्रेडमार्क कब चुराया? 11-12 में, मतलब 31 मार्च से पहले। केस कब हुआ? 31 मार्च से पहले। केस हुआ
तो मेरे को मेरा वकील बोलता है कि भाई 10 लाख रुपए तो मान के चल, तेरे को करने पड़ेंगे, तेरे को देना पड़ेगा। मैंने बोल दिया ठीक है, 10 लाख का प्रोविजन बना के चल रहा हूं। ऑन 18th ऑफ मई 2012, मार्च के बाद कोर्ट का डिसीजन आया, फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। कोर्ट का केस आया, कोर्ट का केस मेरे अगेंस्ट में आया, राज लिमिटेड के अगेंस्ट में आया, कॉम्पिटिटर के फेवर में आया, जिसने इंफ्रिंजमेंट का केस किया था। मतलब ये हो गया इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ऑर्डर्ड राज टू पे द अग्रीव्ड पार्टी अ सम ऑफ रुपीज 14 लाख। वो मेरे को ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि मुझे 14 लाख पे करना पड़ेगा। 10 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी मैनेजमेंट ऑन 30th अप्रैल, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन 30th मई। तो मुझे अब बताओ कि ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा? यस, पेप्सोडेंट टाइप का। हमने कल ऐसा केस देखा भी था, कोलगेट पेप्सोडेंट वाला। यस यस यस, वेरी गुड स्वाति, कोलगेट पेप्सोडेंट वाला देखा था हमने। तो मुझे बताओ ये क्या होगा? सिंपल सा है यार, केस मेरे ऊपर 31 मार्च से पहले फाइल हो चुका है। मैं खुद मानता हूं कि मुझे इन्फ्रिंजमेंट मैंने किया है, मुझे पे करना पड़ेगा, पर मैंने सिर्फ 10 लाख का प्रोविजन बनाया था। बैलेंस शीट डेट के बाद कोर्ट केस आ गया, कोर्ट केस का जजमेंट आ गया, और जजमेंट मेरे अगेंस्ट आना था वो तो पता ही था। बस ये है कि कोर्ट ने बोल दिया कि 14 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, 4 लाख रुपए का एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? हाँ, और सिंपल सी बात बताओ, यहां पर तुम सबसे पहले प्रोविजन में क्या लिख के आओगे? सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन, which provides evidence of the conditions existed on the balance sheet date। ट्रीटमेंट क्या लिख के आओगे? याद है ट्रीटमेंट? 2 लाइन थी ट्रीटमेंट में। हाँ, ट्रीटमेंट क्या लिख के आओगे? ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट क्या लिख के आओगे तुम लोग? टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और टू रिकॉग्नाइज द आइटम दैट वाज नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखा है क्या? हाँ, करके रखा है। कितना? 10 लाख। आप उसी को एडजस्ट करोगे, उस लायबिलिटी को बढ़ा दोगे। तो जो पहला वाला लाइन हो रहा है वो अट्रैक्ट हो रहा है, पर आप डेफिनेशन में दोनों लाइनें लिख के आओगे। टू एडजस्ट द असेट एंड लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा लाइन क्या है? टू रिकॉग्नाइज द आइटम विच वाज नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। नहीं, हमने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करके रखा था। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहता कि हमने तो कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, हमने कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं था, तो फिर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 14 लाख का प्रोविजन। ठीक है, आंसर क्या है? एज पर AS4, एडजस्टमेंट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट that provide additional information, मतलब evidence materially affecting the determination of amounts relating to the condition existing on the balance sheet date. In the given case, since Raj Limited was sued by the company competitor for infringement of trademark, for which provision was also made by it, the decision of the court for payment of penalty will constitute as an adjusting event because it is an event occurred after the approval of before the approval of financial statement. Therefore, Raj should adjust the provision upward by 4 lakh to reflect the award decreed by the court to be paid by them, required by the court भी हो सकता है। Had the judgment the court can be delivered on 1st June, it would be considered as an event occurring after the approval of financial statement। ये लास्ट वाला पॉइंट देख लो, अगर कोर्ट का जजमेंट अप्रूवल डेट के बाद आता तो क्या होता? Occurring after the approval of financial statement which is not covered by AS4. In that case, no adjustment in the financial statement would have been required. ऐसे केस में आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। अगर कोर्ट का जजमेंट 1 जून को आता, मतलब 31 मई को अप्रूवल होने के बाद आता, तो आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते ईयर एंडिंग पे। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सर सो नेक्स्ट ईयर में आएगा सर? ऑब्वियसली यस, नेक्स्ट ईयर में आएगा, ऑब्वियसली यस, नेक्स्ट ईयर में आएगा। अगर ये होता तो हम नेक्स्ट ईयर में तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने को दे रहा हूं, रीड। ये आपका क्लास वर्क है, आप ये क्वेश्चन अभी खुद
रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, हेलो, यस। क्वेश्चन नंबर 8 रीड किया। 3 अलग अलग केसेस हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अल्फा फॉर द ईयर 11-12 वर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 15th ऑफ जुलाई, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट वॉज फाइल्ड बाय पार्टी ऑन 20th अप्रैल, क्लेमिंग डैमेजेस 25 लाख, क्लेमिंग डैमेजेस 25 लाख। भाई सूट फाइल हुआ 20th अप्रैल को, ये तो नॉन एडजस्टिंग हुआ ना, नॉन एडजस्टिंग। Suit filed against the company is a contingent liability, but it was not existing on the balance sheet date. Suit was filed on 20th April. As per the as for contingency is restricted to conditions or situation to balance sheet date. ठीक है, hence it will have no effect on the financial statement and will be a non-adjusting event. Very good. दूसरा, the terms and conditions for the acquisition of business of another company has been decided by March, but the financial resources were arranged in April. अमाउंट इन्वेस्टमेंट वॉज 50 लाख। डिसाइड हो गया कि हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे, पर पैसे नहीं थे, पैसे हमें अप्रैल में मिले,
तो हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अप्रैल में किया। क्या कह रहा है? एडजस्टिंग इवेंट, in the given case terms and conditions for the acquisition of business were finalized before the balance sheet date and carried out before the closure of books of accounts, but transaction for the payment of financial resources, hence necessary adjustment to the assets and liabilities for the acquisition of business is necessary in the financial statements for year ending 30। अरे ये वाला आपको नहीं लग रहा कि ये सेम टू सेम वो अमिताभ के टाइप का है कि कहीं ना कहीं एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था, डिसाइड हो चुका था कि हाँ मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, एक्चुअल पेमेंट सिर्फ मैंने तुम्हें 31 मार्च के बाद दिया। तो ये क्वेश्चन इज एज गुड एज वो अमिताभ लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन था जिसमें वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा था पर सेल डीड रजिस्टर हुई 31 मार्च के बाद, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? Theft of cash of rupees 5 lakh by the cashier was detected on 16 of July with reference to, तो ये भी तो एडजस्टिंग हुआ, ये भी तो एडजस्टिंग हुआ, नॉन एडजस्टिंग क्यों? Theft of cash of 5 lakh by cashier on 31st March was detected on 16 July। एक सेकेंड, 16 जुलाई, 15 जुलाई, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, डेट ऑफ अप्रूवल हमारी 15 जुलाई है, डेट ऑफ अप्रूवल 15 जुलाई है और हमें डिटेक्ट ही 16 जुलाई को हुआ। ओहो देखो कितना उलझा रहा है वो, डिटेक्ट 16, ये AS4 में कवर ही नहीं होगा, ये AS4 में कवर होगा ही नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अप्रूवल डेट के बाद डिटेक्ट हुआ है तो ये AS4 में कवर नहीं होगा, तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल सकते, इवन हम इसको नॉन एडजस्टिंग भी नहीं बोल सकते, हम इसका डिस्क्लोजर भी नहीं कर सकते। हाँ पर इसका अगर रेलेवेंस है, दिखाना जरूरी है यूजर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आप इसको रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में दिखा दो। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पर एडिशनल आंसर लिख के आ सकते हो। जवाब दो मुझे, थके गए क्या? ओ फेस टू फेस वाले बच्चों, थकेले हो गए तुम लोग? ओनली दो स्टूडेंट्स विच only those events which occur between the balance sheet or proof may indicate the need, ठीक है। in the given case the theft of cash no adjustment is required। इसमें आप लिखोगे however, याद है क्या? पेज नंबर 1.3 वाला याद है ना, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में आएगा। स्वाति पॉइंट नंबर 1 फिर से, ठीक है मैं आता हूं, पॉइंट नंबर 1 फिर से मैं आता हूं। थर्ड वाला क्लियर है? मुझे पर्सनली लगता है कि थर्ड वाले में आंसर आपको एडिशनली ये लिखना चाहिए, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, क्योंकि कैश चोरी हुआ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अब साला AS4 में फॉल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यार बताना नहीं चाहिए, ट्रू एंड फेयर में तो जरूरी है, तो आप रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में बता दो। स्वाति कह रही है सर फर्स्ट पॉइंट फिर से, अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट was filed by the party on 20th April claiming damages of 20। बेटा कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट किया होगा और उस एडवर्टीजमेंट पे ऊपर लोग छिड़ गए। अरे वो बीच में आपने सुना होगा ना, तनिष्क वनिष्क के ऐड आते हैं, उसमें वो कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर बेवजह कुछ लोगों को मतलब ही मतलब है कि बस वो मस्ती करनी है, लड़ाइयाँ लड़वानी है। तो मान लो कोई ऐसा ऐड आया जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर एक पार्टी ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल कब हुआ? 20th अप्रैल को। क्या 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या कि केस फाइल होगा? नहीं। क्या केस फाइल ऑलरेडी हो चुका था क्या? नहीं। तो क्या हुआ? ये केस फाइल हुआ 31 मार्च के बाद। अब आप बोलोगे सर 31 मार्च से पहले एडवर्टीजमेंट तो हो चुकी थी ना। अरे एडवर्टीजमेंट तो एक जनरल चीज हो गई ना, जनरल इवेंट हो गया। एडवर्टीजमेंट होने के बाद क्या हमेशा कंपनी बोलेगी नहीं नहीं कोर्ट केस हो सकता है हमारे ऊपर? कोर्ट केस अगर 31 मार्च से पहले हो चुका होता तो हम एडजस्टिंग मानते, यहां 31 मार्च के बाद हुआ है। ठीक है, इसको एग्जाम टिक कर दो, इसको एग्जाम टिक कर दो।
बेटा बोलिए, जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी पॉइंट में डाउट है तो बोलो। किसी पॉइंट में डाउट हो तो बोलो। अगर आप डाउट पूछ रहे हो और आपको फैकल्टी ने उस डाउट का रिप्लाई कर दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैकल्टी को रिप्लाई करके बोले कि हाँ समझ में आ गया, या नहीं आया फिर से समझे। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिप्लाई करने की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिप्लाई करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a company deals in petroleum products. Company deals in petroleum products. Sale price of petrol is fixed by the government. Company deals in petroleum products. HP, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum. Sale price of petrol is fixed by the government. Okay. After the balance sheet date but before the finalization of accounts of the company. बैलेंस शीट डेट के बाद बट अप्रूवल से पहले। फाइनलाइजेशन मतलब अप्रूवल। द गवर्नमेंट अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज द पेट्रोल प्राइसेस रिट्रोस्पेक्टिवली। पहली बात तो कभी भी पेट्रोल के प्राइसेस रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज होते नहीं है रियल लाइफ में, पर ठीक है अब क्वेश्चन है क्या करें। गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए। कैन द कंपनी अकाउंट फॉर सच एडिशनल रेवेन्यू एट द क्लोज ऑफ द ईयर। क्या कंपनी इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए, भाई प्राइस इंक्रीज कर देना, आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं भारत पेट्रोलियम हूं, ठीक है ना। प्राइस कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करेगा मैं उस पर सेल करूंगा। गवर्नमेंट ने अगर प्राइसेस बढ़ा दिए तो इससे मुझे फायदा, मेरा रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने अगर प्राइसेस बढ़ा दिए रिट्रोस्पेक्टिवली, पिछले 3 महीने से पहले के, 4 महीने पहले के, तो पिछले 3-4 महीने पहले की मुझे रिकवरी होगी अब, तो मेरी सेल बढ़ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर पिछले टाइम का जो रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ है उस टाइम का रेवेन्यू मुझे उसी साल में इंक्रीज करके लिखना चाहिए कि नहीं। बोलिए, जल्दी बोलो, फिर से बोल रहा हूं। मान ले हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जनवरी, फरवरी और मार्च में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल किए, जो भी पर्टिकुलर रेट होगा, मान लो रेट होगा 100 रुपीज। अप्रैल में गवर्नमेंट ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिया, 100 का 105 कर दिया, 5 रुपए से बढ़ा दिया, रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम जनवरी। इससे फायदा किसको? हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, कि बढ़िया है जनवरी, फरवरी, मार्च में जो सेल किया था उसमें हमें 5 रुपए एडिशनल रिकवर होंगे। तो अब यहां सवाल यह आता है कि 31 मार्च पे मुझे एडिशनल सेल बुक करना चाहिए क्या 5 रुपए से, क्योंकि ये पिछले 3 महीनों का भी है, या फिर मुझे एडिशनल सेल बुक नहीं करना चाहिए? पहले तो क्वेश्चन समझ लेना भाई, क्वेश्चन समझा कि नहीं। 31 मार्च को मुझे वो 5 रुपए से जनवरी, फरवरी, मार्च की एडिशनल सेल बुक करनी चाहिए कि नहीं। सवाल ये इसलिए आता है क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ है। अगर एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो मुझे बुक करना चाहिए 31 मार्च को एडिशनल सेल, और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो मुझे बुक नहीं करना चाहिए। वो 5 रुपए का एडिशनल सेल मुझे नेक्स्ट ईयर में ही बुक करना चाहिए, मुझे सिर्फ डिस्क्लोजर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या गवर्नमेंट ने जो ये प्राइजेस इंक्रीज किए हैं अनएक्सपेक्टेडली लिखा है? वर्ड क्या लिखा है? अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सरप्राइजिंगली। ऐसा पता नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था,
मतलब 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट हो ही नहीं रही थी कि गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज कर देगी। अंडरस्टूड और नॉट? स्टॉक्स में अचानक से प्राइस बढ़ना, वेरी गुड। हां, यहीं पर अगर मान लो मार्च से ही न्यूज में आ रहा था कि लोग स्ट्राइक पे आ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, प्राइस नहीं, पर ये तो प्राइस बढ़ाना हो रहा है ना। मान लो यहीं पर कुछ ऐसा आता कि भाई कंपनीज कह रही हैं प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ रही हैं, पेट्रोल बेचेंगे नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सारे के सारे पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ गए मार्च में ही, और न्यूज में आ गया कि ये स्ट्राइक चल रहा है और गवर्नमेंट इस पर कुछ सोचने वाली है, तो अपन फिर भी कह सकते थे कि हाँ 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज ऑलरेडी स्ट्राइक पे आ चुके थे। पेट्रोलियम कंपनीज ने ऑलरेडी सरकार को बोल दिया था कि प्लीज इंक्रीज कर दीजिए प्राइस। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट जरूर मानते। अंडरस्टूड और नॉट? तो सर फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि 31 मार्च वाले ईयर एंडिंग में हम सिर्फ इसका एक डिस्क्लोजर देंगे और नेक्स्ट ईयर में हम इसका एडिशनल रेवेन्यू बुक करेंगे। जो पुराना रेवेन्यू बुक कर दिया है पुराने रेट के हिसाब से, हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। हम इंक्रीज्ड वैल्यू, जो इंक्रीज वैल्यू है, डिफरेंस अमाउंट, हम उसको एडिशनल रेवेन्यू बुक करेंगे करंट ईयर में, मतलब नए साल में। बच्चों को क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलिए, बच्चों को क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं? इसमें आप एडिशनल ये भी लिख सकते हो कि अगर मार्च एंडिंग से पहले पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ जाते प्राइस बढ़ाने के लिए, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता। लिख लीजिएगा, मार्च एंडिंग से पहले अगर पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ जाते तो हम इसको एडजस्टिंग इवेंट कह सकते थे। सबको क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करें। मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन पहले ट्राई करें। ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है?
हाँ जी, पढ़ लिया? हाँ जी, पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लिया? A company follows April to March as its financial year. Company recognize the checks dated 31st March or before. इतना मतलब क्वेश्चन को बेवजह कॉम्प्लिकेट किया गया है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में ना फालतू की कॉम्प्लिकेशन डाली गई है। कंपनी का जो ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर, वो अप्रैल टू मार्च होता है। कंपनी रिकॉग्नाइज द चेक्स डेटेड 31st मार्च और बिफोर received from the customers after the balance sheet date but before the approval of financial statements by debiting checks in hand account and crediting debtors account. ये कह रहा है कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। यहां होता है ईयर एंड। सर करण गप्पे मार रहा है। करण मैं बता रहा हूं, मैं कल आके तेरे को क्लास से बाहर निकाल लूंगा, ठीक है ना। मैंने तेरी सीट चेंज करवाई थी, मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं अब तेरे को ना बाहर बिठाऊंगा, सिर्फ ऑडियो सुनने को मिलेगा तेरे को, नालायक। 1 अप्रैल से 31 मार्च में हमें हमारा ईयर एंडिंग होता है। ये कह रहा है कभी कभार क्या होता है कि ना हमें चेक रिसीव यहां पर हुआ, अप्रैल है चल रहा है, ये अप्रैल चल रहा है, यहां हमें चेक्स रिसीव हुए, चेक्स रिसीव्ड। उन चेक्स की जो डेट होती है उसमें कभी लिखा होता है 30 मार्च, कभी लिखा होता है 31 मार्च, ठीक है ना, और कभी लिखा होता है 28 मार्च। नलायको तुम सबकी बैंड बजाऊंगा मैं कल आके, हैं, तुम सबकी बैंड बजाऊंगा। 31 मार्च ईयर एंडिंग है। 31 मार्च के बाद हमें कुछ चेक्स मिले, पर उस चेक्स में डेट क्या डली होती है? 31 मार्च। सर ऐसे क्यों? अरे होता है ना यार, मान लो मेरे को एक पेमेंट करना है किसी पार्टी को, मैंने आज चेक बना के रख लिया और आज की डेट डाल दी, पर मैं किसी वजह से वो चेक उसको दे नहीं पाया, मैंने उसको दिया नेक्स्ट मंथ में, तो डेट तो पिछली वाली डली हुई है ना। तो ऐसा कई बार होता है, कंपनी कह रही है कि ईयर एंड होने के बाद हमें कुछ चेक्स मिलते हैं। अच्छा, चेक्स का रिसीव होना इज व्हाट? इट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। चेक्स का रिसीव होना इज अ कलेक्शन फ्रॉम डेटर सिंपली, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन, इट इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन। तो कंपनी कह रही है कि चेक हमें बैलेंस शीट डेट के बाद मिला, पर उस चेक में डेट कौन सी डली हुई है? 31 मार्च, 30 मार्च, 28 मार्च। क्योंकि उसमें डेट डली हुई है मार्च वाली, तो हम मार्च में एक एंट्री पास करते हैं, कि चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हम मार्च में ही एंट्री पास कर देते हैं। पगला गए हैं ये लोग। मार्च एंडिंग में आप ये कह रहे हो कि आपको पैसा मिल गया। क्या आपको सचमुच में मार्च एंडिंग तक, 31 मार्च तक सचमुच में चेक मिल चुका था? द आंसर इज नो। 31 मार्च एंडिंग तक क्या सचमुच में आपको आपके डेटर ने पैसा दे दिया? नहीं।
उसने तो आपको अप्रैल में दिया, पर सर चेक में डेट तो मार्च की ना। अरे भाई वो डेट तो 2 महीने पहले की लिख ले, वो बोल के चल ले, ओ मैंने तो ना बना लिया था, वो ना तुम मिले नहीं, तुम बहुत बिजी थे तो इसलिए मैंने तुम्हें दिया नहीं। ऐसे थोड़ी होता है दीदी। द पॉइंट जस्ट आई वॉन्ट टू से इज कि 31 मार्च पे क्या तुझे कलेक्शन हुआ क्या? नहीं। जब तुझे 31 मार्च पे कलेक्शन हुआ ही नहीं है, हाउ कैन यू डू दिस एंट्री? How can you pass the entry checks in hand account debit to debtors? Just because of the reason, because of the fact that such checks contains the date of March. It is not like that. नहीं, ये गलत है। पहली बात तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो मार्च के बाद हुआ ना भाई मेरे। अब वो क्या बोल रहा है? The checks in hand account is shown in the balance sheet under head cash and cash equivalent. All checks in hand are presented to bank in the month of April. अप्रैल में चेक रिसीव होंगे तो हम अप्रैल में तो डालेंगे ना, डेट वाले कोई भी हो। Also realized in the same month in the normal course after deposit. State with reasons whether the collection of check bearing dates 31st March or before but received after balance sheet date is an adjusting and how this fact is to be disclosed. पहली बात तो सच बताऊं, जवाब अगर स्ट्रेट अवे अगर आपको जवाब चाहिए ना, तो पहली बात तो यहां AS4 की कोई कहानी आती नहीं है। यहां पर AS4 फॉल ही नहीं हो रहा है। यस, यहां पर AS4 आ ही नहीं रहा है। AS4 बात करता है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अरे भाई ये इवेंट है ही नहीं यार, ये ट्रांजैक्शन है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज इटसेल्फ अ ट्रांजैक्शन। अरे यार अगर तुम कलेक्शन को इवेंट मानना शुरू कर दो तो ऐसे तो साला हर ट्रांजैक्शन जो 31 मार्च के बाद होता है उसको हर ट्रांजैक्शन तुम इवेंट बोल दो यार। तुम तो हर ट्रांजैक्शन को इवेंट बोल दो। ऐसे तो तुम बोलोगे कि ना 31 मार्च के बाद मैंने एक पार्टी को सेल किया तो ये भी इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो गया। अरे भाई 31 मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल में तुमने किसी को सेल किया, क्या तुम सेल को भी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बोलोगे क्या? तुम बोलोगे कि 31 मार्च के बाद मैंने अप्रैल में सेल किया, ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो गया, पर 31 मार्च को इसके कोई सर्कमस्टेंस नहीं थे तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पर 31 मार्च को ना डिस्क्लोजर करेंगे कि हमने इतना सेल किया। अरे कभी ऐसा होता है क्या रे? अरे पागल हो गए क्या? नॉर्मल ट्रांजैक्शन को तुम इवेंट क्यों मान रहे हो? नॉर्मल ट्रांजैक्शन को तुम AS4 में क्यों लेके जा रहे हो? इट इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, वी हैव कलेक्टेड द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, दिस शुड नॉट बी कवर्ड अंडर AS4। बट अगर मुझे इसको AS4 के हिसाब से ही आंसर करना है देन इट कैन बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। 31 मार्च को मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। 31 मार्च को मैं जो ये एंट्री कर रहा हूं ये गलत एंट्री है। क्या 31 मार्च को मुझे सचमुच में चेक मिल चुका था क्या? नहीं। तो उस पे डेट तो कुछ भी लिखी हो जाए यार, डेट लिखने से क्या होता है? तो पहली बात तो रियलिटी में ये जो इसका जो आंसर बनता है, इसका आंसर AS4 में फॉल होता ही नहीं है। This is not an event which should be covered under AS4. This is simply a transaction that is collection from debtors, realization from debtors in the next year. It should be simply recorded in the next year. Even no disclosure is required in the financial statements which are finalized, which are going to approved. No disclosure is required. Even no disclosure is required in the report of approving authority also. Approving authority की report में भी कोई disclosure नहीं होना चाहिए। बट अगर हमें इसका आंसर AS4 के अकॉर्डिंग ही देना है तो मैं बोलूंगा कि यस, कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट मान लो, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इवन इसका डिस्क्लोजर भी नहीं होना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Even if the checks bearing date 31st March or before, the checks received after 31st March do not represent any condition existing on balance sheet date. Thus, the collection of checks after balance sheet date is not an adjusting event. Checks that are received after balance sheet date should be accounted in the period in which they are received, even though the same may be of dated March or before. Moreover, the collection of checks after balance sheet date does not represent any material change affecting financial position of the enterprise on the balance sheet date. So, no disclosure is necessary. आंसर उसने भी वही दिया है कि ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, इसका इवन कोई डिस्क्लोजर भी नहीं होगा।
भाई कलेक्शन नॉर्मली हो गया, बात खत्म ना, इसका क्या तुम डिस्क्लोजर करोगे रे? ऐसे तो साला तुम मार्च के बाद तुम अप्रैल में अगर तुम एक नई मशीन खरीदने जा रहे हो तो हर चीज का तुम डिस्क्लोजर क्या मार्च एंडिंग में दोगे क्या? हाँ, स्वाति मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। वैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कायदे से आप 2 मिनट खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए। उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बट मैं आपके क्वेश्चन पे बाद में आ रहा हूं। पहले मुझे आंसर आप सबसे चाहिए कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। टेल मी। ये समझ में आया कि नहीं? मैं लिखूंगा एज पर माई ओपिनियन, आप लिखोगे एज पर आवर टीचर ओपिनियन। दिस इज सिंपली a transaction, not an event, and hence AS4 would not be applicable. सर अगर चेक मिलता मार्च में एंड क्लियर अप्रैल में होता तो आपको रिकवरी मार्च में हुई, और अगर रिकवरी मार्च में हुई तो आप एंट्री मार्च में कर लेते। क्लियर तो वो बाद में कभी भी हो, उसके लिए अपन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आपको फाउंडेशन में आपका एक चैप्टर था। तो अगर अब स्वाति डाउट पूछ रही सर आपको हमें ना चेक ना मार्च में मिला, क्लियर बाद में हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। कलेक्शन कब हुआ? मार्च में। कलेक्शन मार्च में हो तो एंट्री कब हुई होगी? मार्च में। एंट्री मार्च में हो गई तो बात खत्म। तो भी AS4 नहीं है, AS4 फॉल नहीं होगा। सिंपली आपने एंट्री मार्च में कर ली, क्लियर भले बाद में हो, आपने ऑलरेडी एंट्री कर ली। एंट्री क्या की होती सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पर सर चेक क्लियर तो नहीं हुआ ना। अरे क्लियर नहीं होता तो उसके लिए तो बैंक रिको बनेगा ना। ठीक है, क्लियर? इसी के साथ हमारा AS4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा AS4 कंप्लीट हो गया। ऑल राइट, हमारा AS4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा AS4 कंप्लीट हो गया। चलिए बताइए, आपको कोई डाउट? आपको कोई डाउट? कोई डाउट? आप एक बार देख लीजिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार में सब दिमाग में सीधा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षिका खंडेलवाल, जल्दी बोलिए। AS4 इज डन। ओवरऑल आपका AS4 कवर अप हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको कभी भी कोई AS पढ़ने के बाद कभी रिवीजन करना हो, आप फालतू बैठे हैं घर पे, फालतू तो क्या बैठोगे घर पे, ठीक है ना,
आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है पर पढ़ने का मन कर भी रहा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है पर गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों ना मतलब पढ़ूंगा नहीं तो गिल्ट फील होगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे हमने ये AS4 कवर किया, ठीक है, जैसे हमने ये AS4 कवर किया, तो AS4 कवर करने के बाद जो आपको मैंने चार्ट बुक दी है ये, वो चार्ट बुक में आप AS4 जाके ओपन करेंगे। आज नहीं, आज नहीं, आप मान लीजिए 5-10 दिन आपको हो गए, 15-20 दिन हो गए, आपको सिर्फ आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, आप अपना एक रूल बना लीजिए कि जैसे ही मेरा कोई AS कंप्लीट होगा मैं हर हफ्ते के बाद या हर संडे संडे मैं उसको चार्ट बुक से रिवाइज करूंगा। तो आप जैसे ही चार्ट बुक पे जाएंगे ना, आप जैसे ही चार्ट बुक पे जाएंगे, मैं अस्मित आपकी बात पे आ रहा हूं, आपके डाउट पे, आप जैसे ही चार्ट बुक पे आएंगे देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ दैट इवेंट क्या होता है। इवेंट को इसको मैंने टाइमलाइन के फॉर्म में समझाया है, ठीक है ना, उसमें फिर नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, फिर उसके मैंने टाइम बताया, टाइप ऑफ इवेंट कौन कौन से होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट होता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, ये इनकी डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट बताया कि एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर मैंने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं कि डिविडेंड और गोइंग कंसर्न का केस क्या होगा, और मैंने कुछ एग्जांपल्स एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के दे दिए हैं। आपको मैंने बताया था कि कभी कभार इंस्टीट्यूट आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पूछेगा कि राइट एनी ऑफ 2 और 3 और 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आपका सिंपली अगर मैं फैक्ट बताऊं तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर AS4 को रिवाइज कर सकते हो थ्रू दिस चार्ट, हार्डली 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स। और अगर आपको इसका वो चाहिए, अगर आपको इसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं, आपको इसका लेक्चर चाहिए, तो लेक्चर इसका यूट्यूब पे डला हुआ है, चार्ट रिवीजन का बेस्ट। आया समझ में कि नहीं? चलिए सर एक डाउट है, सपोज मार्च में गाइडलाइन आई कि 15 अप्रैल से 30 तक कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है। 15 मार्च में एक गाइडलाइन आई कि 15 अप्रैल से 30 तक लॉकडाउन लगने वाला है, जिससे बिजनेस बंद रहेंगे और कंपनी की रिपोर्टिंग डेट जुलाई 1 है। कंपनी की रिपोर्टिंग डेट की अप्रूवल डेट। तो सर जो कंपनी को लॉस होगा लॉकडाउन से उसकी अकाउंटिंग करेंगे या नहीं, मुझे उसमें यह बताओ, मुझे उस केस में यह बताओ कंपनी का ईयर क्या है, कंपनी का ईयर एंडिंग डेट क्या है, और कंपनी का अप्रूवल क्या है, अप्रूवल डेट क्या है। मेरे हिसाब से ईयर एंडिंग डेट होगा 31 मार्च और अप्रूवल होगा जुलाई, ठीक है ना। और आई थिंक अनाउंसमेंट कब आई, मार्च में गाइडलाइन आई, गाइडलाइन यहां आई मार्च में कि लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा, ठीक है ना, जिससे बिजनेस बंद रहेंगे, ठीक है। तो सर कंपनी को लॉस होगा लॉकडाउन से, उसकी अकाउंटिंग करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। कभी भी फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी प्रोविजन क्रिएट नहीं होता, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। कभी भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले ऑपरेटिंग बिजनेस लॉसेस, ऑपरेटिंग लिख दिया मतलब बिजनेस लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी हम प्रोविजन पहले से नहीं बना के चलते। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अरे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब आपका पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है। भाई आप कोई ट्रांजैक्शन पास्ट में कर चुके हो जिसका नुकसान आपको आज दिख रहा है, यहां तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुए, वो तो सबको दिख रहा है बिजनेस बंद होंगे नुकसान होगा, वो ठीक है, पर कोई ट्रांजैक्शन से नुकसान हो रहा है क्या? नहीं ना, ये तो लॉकडाउन से नुकसान हो रहा है। मतलब आगे चल के 15 दिन हम बिजनेस करेंगे ही नहीं, बिजनेस ही नहीं करेंगे तो कोई सेल नहीं होगी, कोई एक्सपेंस नहीं होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ ना, ये रियल लॉस थोड़ी हुआ। तो नो ऑपरेटिंग, फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन कभी नहीं बनता। सर ये कहां लिखा हुआ है? ये AS29 में लिखा हुआ है। AS29 आपको कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन क्रिएट करो, तो इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी, इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी। ऑलराइट, इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी।
ठीक है, और बोलिए। और बोलिए, और कोई डाउट? और बोलिए, और कोई डाउट हुआ कि नहीं? चलिए, तो यहां पर होता है हमारा AS4 खत्म। आज की क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। वी विल कंसीडर दिस क्लास एज द फर्स्ट पार्ट, और जो हम कल क्लास लेंगे उसको हम सेकंड पार्ट मानेंगे। नंबरिंग यही रहेगा। अब हो सकता है कल की क्लास को रिकॉर्ड करके मैं दोनों को मर्ज कर दूं ऑनलाइन डाउनलोड पेन ड्राइव वालों के लिए, या फिर पार्ट ए पार्ट बी दिखे, वो जो भी होगा आप मैं देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बट अभी मैं यहीं पर छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है, एंजॉय करिए। यहीं पर मैं छुट्टी कर रहा हूं। नया टॉपिक AS5 मैं चाहूं तो यहां पर अभी शुरू कर सकता हूं, बट आज मुझे थोड़ा सा जल्दी छुट्टी ज़रूरी करना था। आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसको मैं डिले नहीं कर सकता हूं, तो आज का हम यहीं पर क्लास ओवर कर रहे हैं, और कल हम मुलाकात करेंगे फेस टू फेस, ठीक है, जैसे हमारा क्लासेस होता है। कल भी ऑनलाइन है क्या? नहीं, कल ऑनलाइन नहीं है। कल जैसे क्लास रहता है वैसा का वैसा रहेगा, तो कल जैसे क्लास रहता है वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और कल हम स्टार्ट करेंगे AS5। आज की क्लास को मैं, इस लेक्चर को मैं पार्ट 1 कह रहा हूं, और जो कल लेक्चर होगा वो पार्ट 2 होगा। ऑलराइट, जो कल का लेक्चर होगा वो पार्ट 2 होगा। चलिए सर, लाइव स्ट्रीमिंग कब शुरू होगा? मैं लाइव स्ट्रीमिंग की इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब कम से कम फेस टू फेस स्टूडेंट्स एटलीस्ट वो खुशी का चेहरे तो दिखा दो कि हाँ, मतलब छुट्टी सुन के एक खुशी आ गई होगी, चलो बढ़िया है, आज तो जल्दी घर जाने को मिलेगा। एटलीस्ट मतलब वो जो खुशी वुशी, जो छुआरे लूटो टाइप का जो एक माहौल होगा वहां पर जहां बैठे हो तुम लोग, तो एटलीस्ट यार मतलब छुट्टी, मतलब जल्दी छुट्टी दे दी है, मतलब कुछ तो अप्रिशिएट करो अपने फैकल्टी को रे, कि हाँ सर आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया है? चलो, सो यस, AS5 हम कल शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। खुशी के आंसू आ गए तुम लोगों को? अच्छा, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। हम मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम पर, और फेस टू फेस तो क्लास जैसे होता है वैसा का वैसा रहेगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सॉरी।